यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस द टॉपिक्स एनवायरनमेंट, व्हाट इज एनवायरनमेंट, क्या होता है और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कितने टाइप्स का होता है, फिर उनके हमने कॉजेस किए थे। 3 टाइप्स का एनवायरनमेंट हुआ था हमारा। जो पोल्यूशन होता है 3 टाइप्स का था, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। फिर हमने उनके कॉजेस पढ़े थे कि ये जो पोल्यूशन है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, इसके क्या क्या कॉजेस हैं। देन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था कि एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, जो एनवायरनमेंट है उसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फिर था जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे आ जाएंगे, इसमें हमारी काउंट होती है लैंड, सन, एयर, वाटर एंड फॉरेस्ट। ये सब हमारे होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब और पेट्रोलियम, ऑयल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग सभी को रहने के लिए भी चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए और कहीं जाने के लिए उनको व्हीकल्स भी चाहिए। तो उन सभी की जो नीड्स है वो कैसे पूरी होती है, इन जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। जैसे जैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो क्या होगा, ये इनकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, वो कम होती जाएगी धीरे धीरे। जैसे जैसे और ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, इनको हम दोबारा से नहीं बना सकते। जैसे कोयल है, पेट्रोल है, ये इनको ये मैनुअल थिंग्स नहीं है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। जैसे जैसे हम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ज्यादा पेट्रोल यूज करेंगे, ज्यादा ऑयल यूज करेंगे, तो जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं उनको क्या होगा, उनको तो ये सब चीजें देखने को ही नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे जैसे हम इनके यूज करते जा रहे हैं तो ये खत्म हो जाएंगे, तो आने वाली जनरेशन को ये चीजें देखने के लिए भी नहीं मिलेंगी। तो इन्हीं सब चीजों के लिए हमें डेवलप करना है नेचुरल रिसोर्सेज को। किस वे में कि जो हमारी एट प्रेजेंट जो हमारे ह्यूमंस हैं उनकी भी जितनी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी फुलफिल हो जाए, वो भी कंप्लीट हो जाए। लेकिन किसको देखते हुए, सिर्फ आज की जनरेशन को ही नहीं देखना है कि उनकी जितनी भी नीड्स हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको भी पूरा किया जाए, बल्कि इस वे में उनकी पूरा किया जाए उनके नीड्स को कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको उनकी लाइफ पर कोई भी चीज का कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आज का हमारा टॉपिक है, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो आपका चैप्टर था एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मीनिंग होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच एम्स एट राइजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ बोथ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन विदाउट थ्रेटनिंग नेचुरल एंडोमेंट एंड द एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है इकोनॉमिक की डेवलपमेंट के लिए जिसमें हम जो हमारी जनरेशन हैं, प्रेजेंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन, दोनों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम जो क्या करना है उसमें हमें रेज करना है, दोनों की क्वालिटी लाइफ को, प्रेजेंट जनरेशन को भी और फ्यूचर जनरेशन को भी। किस तरह से उनकी लाइफ को, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, कैसे कि जिसमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से नहीं छेड़ना है कि उनका कोई भी इफेक्ट ना पड़े हमारी फ्यूचर जनरेशन पर। मतलब दोनों ही जनरेशन, जो भी हमारी प्रेजेंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन, दोनों जनरेशन पर की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो
इंक्रीज हो, राइज हो। तो हमें इस तरह से अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना है। In the recent past, the process of economic growth was viewed in complete degrade to the resource endowment and environment notability. Diverse crop grown on land has led to a fall in soil fertility. Diverse crop का मतलब क्या होता है कि जो हम एक फार्मर है, उसके पास एक पीस ऑफ लैंड है, ये लैंड का पीस है उसके पास। अब वो अगेन एंड अगेन वीट की ही प्रोडक्शन करता रहेगा, तो जो उसकी लैंड की जो फर्टिलिटी है, जो लैंड की जो उपजाऊ क्षमता है, वो क्या है, वो कम होती जाएगी। जब हम एक ही चीज की प्रोडक्शन बार बार करते रहेंगे तो लैंड में वीट की प्रोडक्शन के लिए जिन जिन मिनरल्स की, विटामिन की, पोटेशियम की हमें नीड है सोइल से, जब हम बार बार अगेन हर साल उसी वीट की प्रोडक्शन करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, उसकी जो जमीन की जो फर्टाइल कैपेसिटी है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होने लगेगी। अगर जो एक फार्मर है, सपोज पहले वीट का प्रोडक्शन किया, उसके बाद फिर उसने चेंज कर दिया, उसके बाद फिर उसने उसी लैंड में शुगर केन की प्रोडक्शन की, आफ्टर दैट उसने मस्टर्ड की प्रोडक्शन की, मतलब उसने चेंज करते रहे। जब हम लैंड में जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, पहले हमने वीट किया, फिर राइस कर लिया, फिर शुगर केन किया, फिर मस्टर्ड कर लिया, फिर हमने वेजिटेबल्स उगा ली, तो इससे जो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो क्या है, वो इंक्रीज होती है। जब इंक्रीज होगी तो इससे लैंड पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जितनी प्रोडक्शन आज हो रही है इतनी ही प्रोडक्शन बाद में होगी, आने वाली जनरेशन को भी उतने ही फायदा होगा। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि जो हमें लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ाना है तो हमें अपनी प्रोडक्शन को भी क्या करना है, चेंज करते रहना है। फिर है एक्सेसिव माइनिंग ऑफ आयरन, कोल, गोल्ड, सिल्वर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल हैज लेड टू बी द डिप्रेशन ऑफ देयर स्टॉक। अब आपने देखा है कि कोयल, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, इन सब की क्या होती है, इनकी सबकी माइंस होती है, मतलब खाने होती हैं इनको भी कोई बनाता नहीं है इन चीजों को, ये मैन्युअल थिंग्स नहीं है, ये रिसोर्सेज है। अब हर एक नेशन के में कुछ रिसोर्सेज होते हैं, कुछ चीजें कहाँ है, कुछ चीजें जो है वो अदर नेशन में आती हैं, तो कुछ चीजें हमें इंपोर्ट करानी होती है, कुछ हम अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं जिनकी हमारे पास ज्यादा होती है मात्रा। तो लेकिन फिर भी इन चीजों की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट, जितनी ज्यादा नीड्स लोगों की होगी, हम उतना ज्यादा इनको निकाल लेंगे खानों में से। जितना ज्यादा हम इनको निकालते रहेंगे तो इनका डिप्लेशन उतना ही ज्यादा होगा, उतने ही इनके जो स्टॉक है वो तो निश्चित है कि ये खान है, ये कोयल ही है। अगर हम उसमें से खुदाई करते रहेंगे, कोयल निकालते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी वो चीज। तो जैसे जैसे इनका यूज हम करते हैं तो इनका डिप्लेशन हो जाता है इनके स्टॉक का। फिर स्मोक एंड अदर इंजरियस emissions from factories and transport vehicles has led to pollution of environment. अब आपने देखा है कि जितनी भी हमारी ट्रांसपोर्ट्स होती हैं, जितनी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उन सब के चलने से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, जो क्या करता है, एयर पोल्यूशन करता है, जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है, इंजरियस करता है। Briefly, competitive process of growth and development has led to environmental degradation and environmental pollution to an alarming extent. इसमें क्या कहा गया है कि sustainable development is the process which fulfill the needs of
present generation without challenging the ability of the future generation to fulfill their needs। में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कैसी प्रोसेस है जिसमें प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को फुलफिल किया जाता है, क्या ध्यान में रखते हुए कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन हैं वो भी अपनी नीड्स को फुलफिल कर लेंगी। इम्प्लाइंग द रिसोर्सेज आर नॉट फुली एक्सप्लॉइटेड बट रैशनली यूटिलाइज्ड। लेकिन इसमें हमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमें इस तरह से यूज करना है कि उनका मैक्सिमम यूज हो, उनकी जितनी भी मैक्सिमम हम काम ले सकते हैं उनसे उतना लिया जाए, उनका कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन, उनका कुछ भी वेस्टेज हम ना करें नेचुरल रिसोर्स। ये था आपका मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है या कौन कौन से फीचर्स होते हैं। फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट है आपका सस्टेन राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर हमारे इकोनॉमिक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो इससे जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इंक्रीज होगी, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक का वेलफेयर होगा, जो इकोनॉमिक है वो अच्छे से ग्रो करेगी। फिर है रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट मीन द नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी यूज्ड एट ऑल, इट सिंपली मीन्स द नेचुरल रिसोर्सेज बी rationally used in a manner such that are not excessively exploited। It means जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनका हमें रैशनल यूज करना है, उनका कोई भी हमें वेस्टेज नहीं करना है, जिससे हमारी क्या होगी, हमारी जो इकोनॉमिक है वो डेवलप होगी। फिर एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू फुलफिल देयर नीड्स नॉट टू बी इम्पेयर्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या मानकर चलते हैं, हमारा जो स्ट्रेस पॉइंट होता है वो क्या होता है, इसमें जो हमारा स्ट्रेस पॉइंट है वो ये होता है कि हम जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं उनका यूज हमें इस वे में करना है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनका उस पर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। Sustainable development stress the point that the ability of the future generations to fulfill their needs is not impaired with the competitive growth process. For example, if non-renewable resources of energy like oil are irrationally used to increase present production, इसका मतलब क्या है, इसमें देखो एक एग्जांपल दिया है, हमारे पास एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, क्या है वो, ऑयल है। अगर हम उसका इरेशनली यूज करेंगे, यानी बहुत ज्यादा उठाया ऑयल और डाल दिया, वेस्टेज कुछ गिर रहा है कुछ लगा दिया, या मशीनरी ऐसे ही एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हो रही है लेकिन मशीनरी चल रही है कंटिन्यू, 2 घंटे हो गए 4 घंटे हो गए, कुछ हम प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, तो उसमें क्या होता है, हम एट प्रेजेंट की तो प्रोडक्शन को बढ़ा लेंगे लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इट विल ओनली टू बी कॉस्ट ऑफ लेसर रिसोर्सेज एंडोमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो हमारी आने वाली जनरेशन पर पड़ेगा, उनको जो लेस रिसोर्सेज मिलेंगे, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके लिए क्या हो जाएंगे, कम मिलेंगे उनको। फिर चेक ऑन पॉल्यूशन। Sustainable development incurs those activities which
environmental pollution is the viewed as the element of the social cost. जो हमारा environment pollution होता है उसको क्या करते हैं, टाइम टू टाइम चेक कराना होता है। आपने देखा होगा जितनी भी हम व्हीकल्स यूज करते हैं, बाइक्स यूज करते हैं, कार होती है, गाड़ियां होती हैं, उन सबका एक पोल्यूशन इंश्योरेंस होता है जो हमें चेक कराना होता है टाइम टू टाइम। वो ईयरली बनता है कि हमें वो चेक कराना होता है जिससे कि जो हमारे जो इन्वायरमेंट है वो सेफ रहे। ये थे कुछ फीचर्स थे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। कौन कौन से फीचर्स होते हैं? फर्स्ट, सस्टेनेबल राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम, फिर रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स नॉट टू बी इम्पेयर्ड, फिर चेक ऑन पोल्यूशन। ये कुछ टॉपिक्स थे आपके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं? देखिए इसका मीनिंग होता है द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट सजेस्ट delimiting the process of growth and development. Sustainable development only suggests a judicious or optimum utilization of resources and in manner such that the pace of economic growth is sustained without challenging the ability of future generation to grow and process it. इसका मीनिंग क्या है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इस चीज के लिए सजेस्ट नहीं करती है कि तुम अपनी प्रोसेस और ग्रोथ करो। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो ये सजेस्ट कभी नहीं करती है कि जो आज की जनरेशन है वो अपनी डेवलपमेंट ना करे या अपनी ग्रोथ ना करे, लेकिन अपनी ग्रोथ तो करे, अपनी डेवलपमेंट भी करे प्रेजेंट जनरेशन, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसका इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आज दो चीजें जो नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, हमारी जो आने वाली जनरेशन हैं वो भी इनका फायदा उठा सके। अब इसके लिए देखिए मीनिंग देखिए इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट मीन ए चेक ऑन द existing pace of economic growth. It only means a judicial or optimum utilization of resources and in manner such that the pace of growth is sustained without challenging the ability of future generation to grow and prosper. ये मीनिंग था इसका कि इसमें हमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनका क्या करना है, ऑप्टिमम यूज करना है, यानी जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए हम उनका यूज कर सकते हैं उनका करना है विदाउट वेस्टेज, जिसमें कुछ भी उनकी वेस्टेज ना हो। फिर है इसके लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं? हाउ कैन वी अचीव, व्हाट आर द पॉसिबल स्ट्रैटेजीज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके लिए कौन कौन सी कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई गई हैं जिससे जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज First, input efficient technology. We are diverse such production technologies which are input efficient. It means output is maximized. अगर जो हमारे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी हमारे इनपुट्स हैं, अगर वो हमारे क्या होंगे, अच्छे होंगे, जितने एफिशिएंट होंगे हमारे इनपुट, जो हमारी जो आउटपुट है वो ऑब्वियसली क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इनपुट्स जितने हमारे इनपुट्स में हमारे सारे रिसोर्सेज होते हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो हमारे इनपुट्स होते हैं। जब हम इनपुट्स का यूज करते हैं तो हमारे पास क्या जनरेट होता है, आउटपुट, और इनपुट से हमारे पास क्या आता है, आउटपुट। इनपुट्स में हमारे हो जाएंगे लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन,
एफिशिएंट होंगे, इफेक्टिवली होंगे। इनपुट्स जितने हमारे एफिशिएंट होंगे, मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी। इनपुट्स जितने हमारे एफिशिएंट यूज करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो उतनी ही मैक्सिमम होगी। तो इट मीन्स इनपुट एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? इनपुट एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी। जितने भी हम इनपुट्स यूज करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज, दे आर एफिशिएंट। फिर यूज ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमें जो भी मतलब हमें एनर्जी के लिए जितनी भी हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए? इको फ्रेंडली होने चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए, यानी वो इन्वायरमेंट पर कोई भी इम्पैक्ट डालने वाले ना हो। लाइक एलपीजी एंड सीएनजी आर क्लीनर, फ्यूल एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली। हमने देखा होगा एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, उनको हम किस जगह यूज करते हैं? इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल को जब हम यूज करते हैं वो क्या है? उनसे स्मोक निकलता है। लेकिन जब हम एलपीजी या सीएनजी का यूज करते हैं वो क्या होती है? वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैसेस हैं जिनका यूज करने से इन्वायरमेंट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो हम जो भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए? वो इको फ्रेंडली होने चाहिए। The use of these fuels must be encouraged in place of petrol and diesel, which emit high amount of carbon dioxide, adding to the impact of greenhouse gases. अगर हम पेट्रोल और डीजल को यूज करते हैं उनसे बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 निकलती है, जो क्या करती है? एडवर्स इम्पैक्ट करती है। एडवर्स इम्पैक्ट होता है ऑन एनवायरनमेंट। तो अगर हम इन चीजों का यूज ना करके हम क्या यूज करें? सीएनजी, एलपीजी, तो ये क्या है? ये इको फ्रेंडली गैसेस हैं जिनका इन्वायरमेंट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फिर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। Integrated rural development must be given a high priority in the programs of state planning. इसमें क्या होता है? हाई प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, स्टेट के द्वारा प्लानिंग की जाती है रूरल डेवलपमेंट के लिए। दिस विल बी जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज, रिस्ट्रिक्टिंग माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। इसमें क्या होता है? रूरल एरिया में ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाए, जिससे कि जो रूरल के जो लोग हैं वो अर्बन एरिया में शिफ्ट ना हो। रूरल से अर्बन में कब शिफ्ट होते हैं लोग? जब उनके पास उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? वो अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो जाते हैं। अगर हम रूरल एरिया में ही जॉब्स अपॉर्चुनिटी दिए तो वहाँ की जो पॉल्यूशन है अर्बन एरिया से वो इंक्रीज नहीं होगी। फिर कन्वर्ट सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है? आज का देखो बहुत सारे नई नई टेक्निक्स, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। पहले हम सिर्फ एनर्जी के लिए कोल, पेट्रोल, डीजल इन्हीं चीज पर डिपेंड थे, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं हमारे पास जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी नई नई इन्वेंशन की है, जिसमें हमारी सोलर एनर्जी आती है जो हम कहाँ से मिलती है? हमें सनलाइट से मिलती है। आजकल देखने में पहले क्या करते हैं? घरों में इन्वर्टर्स होते थे जो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होते थे, लेकिन आजकल क्या होती है? आजकल सोलर प्लेट्स लगने लगी हैं जो सनलाइट से या सन एनर्जी से वो चार्ज होती हैं, और जो फिर हम उसको किस लिए यूज करते हैं? फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम अपने घरों में इसको यूज करते हैं। इसमें इंडिया इज इनडोर्स एंड द अबंडेंट सनलाइट विच इज रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब आपने देखा जो सन है वो क्या है? रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन की जो हीटिंग है वो कभी भी कम होने वाली नहीं है। तो हमें इस तरह की एनर्जी का यूज करना चाहिए। सनलाइट इज बोथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली एज वेल एज नॉन एक्सप्लोसिव सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सनलाइट वो क्या है? दोनों के लिए भी फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट के लिए भी और हमारी, और जो क्या है, जो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये भी क्या है?
नॉन एग्जीक्यूटेबल है, यानी ये कम होने वाला नहीं।